हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हम लोगों ने 11th का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है 2023। ये 2022 के बैच के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सिलेबस वही है। क्योंकि 11th का कोई रिड्यूस नहीं हुआ पोर्शन, तो इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 2022 के लिए भी है ये और 2023 के लिए भी, तो कोई इशू की बात नहीं है इसमें। तो देखो, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है चैप्टर, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट है अपना। तो अब इसमें एक लेक्चर हो गया, आज का ये दूसरा लेक्चर है। तो अभी कैसे मतलब बच्चे थोड़े से रिलैक्स है, उसके लिए मैं भी थोड़ा सा रुक रुक के ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा सुंदर सा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, इसमें अभी स्टेट्स ऑफ मैटर, जहाँ अभी उसके आगे का पोर्शन है अभी आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आपने 11th में भी है और यहाँ पर भी है, 11th का ही पोर्शन इसके अंदर ही है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन टाइप के स्टेट्स होते हैं, मतलब कि मैटर के स्टेट्स होते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सभी लोग जानते हैं सॉलिड्स मतलब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिसको हम पार्टिकल बोलेंगे शॉर्ट में। तो पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली होल्ड रहते हैं। जैसे देखो अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे होगा। देखो अब यहाँ पर ऐसे नज़दीक 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 होंगे, सारे जो रहेंगे ना बहुत नज़दीक होंगे। देखो ये एटम ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा रहता है ये सॉलिड। देखो नज़दीक नज़दीक रहेंगे सारे पार्टिकल्स के अंदर, ये सॉलिड हो गया। मतलब इन देखो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल, जिसको शॉर्ट में सबसे जितना लंबा वर्ड नहीं बोला तो सीधा बोला पार्टिकल्स, आर टाइटली हेल्ड इन परफेक्ट ऑर्डर एंड देयरफॉर सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड है उसका डेफिनेट क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पूरे कॉम्पैक्ट होते हैं। एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, और दोनों की जगह पे एक ही वर्ड यूज करना है, पार्टिकल्स। बात खत्म हो गई, बहुत आसान, नजदीक नजदीक रहती है, इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इतना तो जानते हैं हम लोग, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो लिक्विड्स में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेसिंग आ जाएगी, थोड़ी स्पेस आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स दूर दूर थोड़े दूर दूर मॉलिक्यूल रहते हैं इसके अंदर, ऐसे थोड़े थोड़े दूर दूर रहेंगे एटम्स या मॉलिक्यूल, जिसको हम कह रहे हैं पार्टिकल्स। ये कैसे थोड़े से क्लोजली पैक्ड है, उसमें ज़्यादा होते हैं, सॉलिड में सबसे कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इन लिक्विड्स the particles are close to each other and they can be moved around within the liquid। देखो अगर लिक्विड फ्लो होता है तो मतलब उसका शेप डेफिनाइट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम हो सकता है, क्योंकि अगर हम ग्लास में लिया तो वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा उसका, शेप चेंज हो सकता है इसका, है ना। चेंज किसी ग्लास में डाला, किसी भी कंटेनर में, उस कंटेनर की शेप लेता है वो, ठीक है, ऐसा रहेगा ये। और वो मॉलिक्यूल फ्लो करता है, क्या होता है, मूव होता है विद इन द लिक्विड, पूरा मॉलिक्यूल। अब हम थर्ड जो मैटर जो स्टेट है उसका नाम है गैसेस। गैसेस मतलब बहुत दूर दूर रहेंगे गैसेस। देखो अभी गैसेस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना जरा, गैसेस, तो गैसेस बहुत दूर दूर रहेंगे। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है गैस का, एक यहाँ पर है, बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है, इसके जो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल एक कमरे में छोड़ा तो पूरे कमरे को कवर कर लेंगे। तो जिस कोई भी शेप ले लेता है तो उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है उसका, ऐसा है यहाँ पर। तो मतलब अगर हम गैस की बात करते हैं तो इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। लिक्विड और सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में इनके जो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। और जो ये जो 3 स्टेट्स पढ़ा हम लोगों ने, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके वो इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आइस क्यूब लिया, ये सॉलिड आइस क्यूब, आइस क्यूब कैसे रहता है, यहाँ पे सॉलिड है, ये सॉलिड होगा, इसको हमने हीट कर दिया, हीट कर दिया होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट। इसको और हीट किया तो इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर इस पर आपका क्या होता है, इनके ये इंटर कन्वर्ट है। फिर इसको अगर हमने कंडेंस किया तो फिर से लिक्विड हो गया, और कंडेंस किया मतलब इसको ये क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आइस क्यूब बन जाएगा, ऐसा रहता है। तो ये क्या होता है, 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड्स में कॉम्पैक्ट रहते हैं पार्टिकल्स एक साथ, लिक्विड में थोड़ा सा दूर रहेगा, गैस में बहुत ज़्यादा दूर रहेगा।
सॉलिड कैसा होता है, उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का क्या होता है, उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट होता है। लेकिन गैसेस का ना शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये लेकिन ये टेक्स्ट बुक में इतना लिखा है, मैंने आपको नोट दिया। टेक्स्ट बुक में जो उसके बाहर कुछ नहीं जाता आपका। क्लियर हो गया आप लोगों का? ये कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर है क्या, किसी को कंफ्यूजन? चलिए तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, मतलब हार्डली 4 जिस हिसाब से मैं ले रहा हूँ 15-15 मिनट में मैं बना रहा हूँ उसको, ये आपके हार्डली 4 या 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। छोटे चैप्टर है। एक रिडॉक्स भी जो है वो भी बहुत छोटा चैप्टर है रिडॉक्स। तो ये ऐसे छोटे चैप्टर जल्दी करूंगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम क्लासिफाई करें कितने, 2 टाइप्स में। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। कोई ज्यादा हार्ड नहीं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance। आप जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर है, कलर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी, जो भी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बॉइल हो रहा है वाटर तो बॉइलिंग दिख रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, जो भी होगा तो ये दिख रहा है आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे जिसको मेजर कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है देखो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे हमने बोला कलर, तो कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं, मैक्सिमम समझ आएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत आएगा देख लेना। अभी आप बॉइल करो वाटर को, कलर चेंज होगा, है ना, कुछ केमिकल है तो कलर चेंज हो गया, ये फिजिकली चेंज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ये आपको याद है कि अभी आप लोग 11th में। अच्छा, जो बच्चे अभी 2022 के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे इसको, उनके लिए इजी जाएगा, लेकिन 23 के बच्चों के लिए थोड़ा सा आराम से इसको समझना पड़ेगा। समझेगा, फिजिकली जो चेंज होगा, मतलब क्या बोलेंगे, जो फिजिकली चेंज होगा उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये समझ आएगा ना, कलर है, ऑर्डर, स्मेल। स्मेल देखा हमने एक टेस्ट लिया, इसके क्या मिला, स्मेल से, हाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बॉइलिंग, उसको बॉइल करें, कितने टेम्परेचर बॉइल हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, कितने टाइम में मेल्ट हो रहा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी बता रहा है वो, ये सब फिजिकल में आ जाएगा। ओके, समझ आ गया? गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जरा ध्यान से देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, केमिकली चेंज होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर द ऐसी प्रॉपर्टी बोलेंगे जिसमें केमिकली चेंज होना चाहिए, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हमने को यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, कोल को बर्न किया, कोयला रहता है ना, कोयला, कोल को बर्न किया तो उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ठीक है, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न किया, मैग्नीशियम को बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये केमिकली चेंज हो रहा है ना। ये देखो ना, अभी हमने यहाँ पे समझ लो, चलो ये अच्छा एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ, देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, देख लीजिए। अगर हमने मैग्नीशियम लिया, इसको हमने बर्न किया एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो केमिकल चेंज। यहाँ पे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन ये एयर से आ रहा है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हीट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, बोल रहा है केमिकल चेंज, एंड देयरबाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल composition. For example, coal burns in air to produce carbon dioxide. दूसरा है देखो, magnesium wire burns in air in the presence of oxygen to form magnesium oxide. बिल्कुल सिंपल है, 10th के लेवल का है पूरा, हमको इतना तो आता है। 10th के लेवल का एग्जाम्पल क्लियर हुआ ना? अगर हमने कोल को बर्न किया तो क्या हो रहा है, कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा, कोल, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस होकर बाहर निकल जाएगा इसमें से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए? नहीं है ना? यस है क्या? नहीं है ना? चलिए अभी क्लियर है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। आज का मैं छोटे में एक आर्टिकल कंप्लीट जो पढ़ा रहा उसको कंप्लीट करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में लॉस पूरे कंप्लीट करूंगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, मास परसेंटेज ये सब रहेगा, वो हम क्लियर कर देंगे। तो हार्डली, और इसके बाद मेरे ख्याल और 3 लेक्चर लगने चाहिए ज़्यादा खत्म चैप्टर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और मैं भी कुछ नहीं 15-20 मिनट के बना रहा हूँ, जिससे आपको बर्डन आए। तो आप लोग कैसे अभी 11th में आए ना अभी, तो अभी आप लोगों का कैसे रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ
जो 10th पास आउट, जो पास आउट का रिजल्ट भी नहीं आया, मतलब पास तो हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा अगले महीने में आ जाएगा रिजल्ट, तो तब तक आपको ज़रा ये रहेगा ना तो आपको ज़रा उस लेवल में धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने अगर फाउंडेशन कर लिया उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो कभी मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, जो भी है, टाइम एक्सेट्रा आर, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, समझ आते हैं ना, मास, लेंथ, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव केमिकल होता है, क्वांटिटी मतलब कि लेंथ आपको क्वांटिटेटिव में आ गया, मास आ गया, कितना वेट है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो भी है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, एरिया स्क्वायर, कितना स्क्वायर मीटर है, सब जो भी है, प्रेशर, ठीक, कितना पास्कल है, कितना न्यूटन पर मीटर है, ऐसे जो भी है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, टाइम सेकंड में होगा, जो भी होती है क्वांटिटेटिव रहेगा, ठीक है ना। और एनी क्वांटिटी मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट्स व्हिच इज मेजर्ड, हम सब यूनिट होगी। अब जैसे हमने बोला कि लेंथ ऑफ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 10 मीटर, जैसे हमने बोला 10 मीटर है, तो 10 क्या हो गया यहाँ पे, 10 इज अ नंबर, और m क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉल m जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, डिनोट्स मीटर, ये यूनिट होगी इसकी, लेंथ की जो यूनिट होगी मीटर, ठीक है ना, वेट की यूनिट क्या होगी केजी, ऐसा रहता है, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है ना, आ रहा है समझ आपको, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो अलग अलग हो सकता है इसमें, तो सबके ये, तो देखो, तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन था इसका, मेरे ख्याल से उतना डिफिकल्ट नहीं है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है ना, टाइम, जो भी है इसको हम मेजर करना है तो उसकी यूनिट चाहिए हमको, तो यूनिट्स के लिए हम देखेंगे, यूनिट हर जगह एक जैसी रही है। अब एसआई यूनिट का ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, एसआई यूनिट, तो इसका थोड़ा इसका भी इंट्रोडक्शन दिया। देखो, इन 1916 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर proposed a revised metric system, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलना है, कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब शॉर्ट बोलते हैं इसको एसआई यूनिट्स होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है एसआई यूनिट। देखो द एसआई यूनिट्स, देखो इसमें जो 7, देखो कितने 7 बेसिक एसआई यूनिट्स होते हैं जो हमने टेबल में पढ़ना है हमको, तो उसमें से फिर देखो देयर आर फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं 7 फंडामेंटल, ये 7 बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं। उसके अलावा फिर कुछ रहती है जैसे वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, इनको डिराइव करके निकालते हैं, मतलब ये 7 यूनिट से डिराइव करके निकाला है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो आप बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया, है कैसे निकालते हैं ना, ऐसा रहता है जैसे, ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको ये करना था, ये डिराइव यूनिट हो गए, तो मास और वॉल्यूम को लेके क्या है, ठीक है। तो अब देखिए जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वो देखते हैं, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को पहले हमने लिया लेंथ, तो लेंथ का सिंबल समझाते हैं स्मॉल एल, और उसका नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है मीटर, उसका सिंबल क्या है स्मॉल एम, है ना। 7 याद कर लीजिए, ये ऐसा भी आपको फिजिक्स में भी है, मेजरमेंट वाले चैप्टर में शायद मुझे लगता है फिजिक्स में भी है। फिर मास को स्मॉल एम सिंबल देंगे, ठीक है ना, सिंबल ऑफ क्वांटिटी देखा है, ठीक है। एक मिनट, लेंथ का सिंबल है ये, मैं से दोनों एक साथ कर लिया, ठीक है ना, तो लेंथ का स्मॉल एल, तो ये जो है आपका ये सिंबल है क्वांटिटी, और ठीक है ना आ जाएगा। तो नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है, मीटर बोल रहे हैं, और सिंबल क्या इसका ये एम आएगा एसआई यूनिट में, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप देखो मास बोले स्मॉल एम, सिंबल ऑफ द क्वांटिटी स्मॉल एम दे रहे हैं, और इसको किलोग्राम, एसआई यूनिट में क्या किलोग्राम, इसको केजी बोलेंगे हम लोग, किलोग्राम का केजी। मास का स्मॉल एम है, ठीक है ना, लेंथ का स्मॉल एल, मास का स्मॉल एम। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा करता हूँ एक मिनट, ये अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लेता हूँ, एक मिनट आपको ये कंफ्यूज होगा ऐसा, एक इधर का पहले करूँगा फिर इधर आता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए इधर, हाँ देखो अभी लेंथ का है सिंबल ऑफ क्वांटिटी स्मॉल एल, मास का है स्मॉल एम, टाइम का टी आएगा, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या आएगा, आई आएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन आएगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इसका भी आई रखा है, ठीक है ना। ये सिंबल हो गए उनके। फिर एसआई, नेम ऑफ एसआई यूनिट भी क्या होगा, इसको क्या मीटर को स्मॉल एम एसआई यूनिट बोलेंगे, नेम ऑफ द एसआई यूनिट, और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट का ये रहेगा एम, और उसके फिर किलोग्राम का केजी, ठीक है ना, मीटर का स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी तो याद है सबको, सेकंड का एस स्मॉल एम, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, मोल का एम ओ ए लिखते हैं, और कैंडेला का सी डी लिखते हैं। तो ये होगा बराबर आ जाएगा बेसिक यूनिट। उससे फिर उसके बाद हमने ये क्या हुआ, ये इतना आपको याद रखना, ये टेबल में कुछ दिया हुआ, इधर ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है, बन जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले लेते हैं मास एंड वेट, ये भी जनरली सभी को आता है, मास सभी जानते हैं,
तो इसको क्वांटिटी को किसी भी जो भी सब्सटेंस होगा उसका वेट निकाले, उसकी बॉडी का वेट निकालते हैं हम लोग। तो इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी कंटेन। सबकी बॉडी उसका वेट फिक्स होगा, वेट अलग, मास अलग है, वेट अलग है, ध्यान रखना है। वेट जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोला जाता है उसको। तो अब अगर मास की बात है, ये फिक्स रहता है, ये इसकी क्वांटिटी कहीं चेंज होगी। मान लो अगर आपका अर्थ पे मास का 50 kg है, तो अगर इसको मून पे ले जाए तो मून की ग्रेविटी अलग है, अपनी अर्थ की ग्रेविटी अलग है, दोनों ग्रेविटी अलग अलग है ना, डिफरेंट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी डिफरेंस, लेकिन मास वही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 हो जाता है, सुना है वहाँ पर मून पे 1/4 हो जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स वालों ज़्यादा मालूम रहता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट्स पोजीशन चेंज। देखो मास चेंज नहीं हुआ, आप अर्थ पे कहीं भी ले जाइए उसकी मास चेंज नहीं हुआ, सेम रहेगा। और कोई भी प्लैनेट ले जाओ उसका मास वही रहेगा उसका, लेकिन अब वेट क्या, वेट चेंज होगा। वेट जो होता है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, याद रखना है, मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को मिला करता है आपका वेट चेंज होगा, ठीक है ना। तो द वेट ऑफ अ बॉडी इज वेरीज बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर अ बॉडी वेरीज एंड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से तुम ऊपर जाओगे, नॉर्थ के साइड या साउथ के साइड कहीं भी जाएंगे, पोल नॉर्थ और साउथ पोल, तो वो चेंज होगा, उसका वेट चेंज होगा, कोई डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ये हो गया अभी आपका कि अगर बोलेंगे हेंस द बॉडी ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। क्या बोल रहे हैं, मास जो है, मास ऑफ बॉडी इज मोर फंडामेंटल, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है लेकिन वेट चेंज होता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण वो चेंज हो सकता है। बात समझे नहीं आपको? तो ये सब फिजिक्स में तो आपको हो जाता है, उसका उतना इश्यू नहीं है। अब देखिए आप इसका जो ऐसा यूनिट देखते हैं, अगर हम ऐसा यूनिट क्या होता है मास की, केजी, ये तो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसकी जो फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है वो ग्राम, मतलब छोटी क्वांटिटी ग्राम में लेते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज वो केमिकल लैबोरेटरीज इसमें यूज किया जाता है, यहाँ लिखा है सब। द बेसिक यूनिट्स ऑफ मास इज इन द एसआई सिस्टम इज द किलोग्राम, ये तो हमको मालूम। हाउ एवर द फ्रैक्शनल मतलब स्मॉल क्वांटिटी ग्राम इज यूज फॉर वेइंग स्मॉल क्वांटिटीज केमिकल्स इन द लैबोरेटरीज में यूज होता है, छोटे छोटे इसमें यूज करते हैं। और देखो अब ये याद रखना है कि मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज डिफाइंड एज, तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इजी, इसका इशू नहीं है। अब हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ देखो, लेंथ जो होता है, हम ये जो लेंथ जो होता है ये केमिस्ट्री में बहुत जगह, जैसे एटॉमिक रेडियस निकालना है, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत सारे होते हैं। तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेंथ का बहुत ज़्यादा होता है। एटॉमिक रेडियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लेके आउटरमोस्ट शेल के शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको होता है एटॉमिक रेडियस। बॉन्ड लेंथ, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक बॉन्ड लेंथ आ जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालने के लिए ऐसे तो उसको लेंथ लगता है। ये लिखा है मेरे को यहाँ पर, इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस लेंथ व्हाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज सच एज the atomic radius, bond length, the wavelength of electromagnetic radiation and so on। ये इंट्रोडक्शन मतलब पढ़ के आपको जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक पकड़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ा तो अच्छा रहता है। कभी भी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। अब देखो these small quantities are very small, therefore fractional units of the SI unit of length are used। for example देखो छोटी जो यूनिट होगी नैनोमीटर, इसको nm लिखते हैं, पिकोमीटर pm लिखते हैं। देखो ये स्मॉल यूनिट है लेंथ की, ठीक है ना। मीटर तो बड़ी हो गई है, मीटर ये बड़ी हो गई, लेकिन स्मॉल यूनिट्स हम जो यूज करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में बात करते हैं, नैनोमीटर पिकोमीटर, हम ये ज्यादा यूज करते हैं। देखो ये यूनिट, ये कन्वर्जन याद करना, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, ये याद करना कन्वर्जन। और 1 पिकोमीटर कितना होता है 10⁻12 मीटर, ये कन्वर्जन जरूर याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बात करते हैं वॉल्यूम सब जानते हैं कि जितना वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। देखो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे अभी आपने क्या किया, वाटर को ग्लास में डालते तो उसका पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो वॉल्यूम हो गया उसका। तो ये क्या रखना है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप पे डिपेंड नहीं रहता, ये कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। जिस कंट्री में डालोगे उस कंट्री का शेप हो जाएगा, ठीक है। और फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, तो कॉमन यूनिट क्या होती है उसकी, लीटर होती है। अब ये कन्वर्जन याद करना है, 1 लीटर इक्वल्स कितना होता है 1 dm³ इक्वल्स होता है 1000 मिलीलीटर इक्वल्स होता है 1000 cm³। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर देखो 1000 cm³ होता है 10 cm³ इंटू 10 cm³ इंटू 10 cm³ ऑफ वॉल्यूम ऑफ SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, इसको मीटर क्यूब बोलेंगे क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना,
तो उसको मीटर क्यूब लिखते हैं उसके लिए। ऐसा हो गया, सब कुछ क्लियर किया। ये कर लिया तो आपको फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, अब मैथ्स में भी काम आ जाएगा, बोला ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाएगा ना, इजी है। अब डेंसिटी, डेंसिटी बहुत सभी लोग जानते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मास पर यूनिट। अब हम डेंसिटी लिखेंगे, अगर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, ऐसा होता है ना। तो ये लिखा है हमने स्टेटमेंट का, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम क्या करें, द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम, ये हम लिखा है यहाँ पर। ओके, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ऐसा यूनिट ऑफ, जिसको हम ऐसे करेंगे, देखो ऐसा यूनिट को देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास बाय वॉल्यूम है ना। तो मास का क्या होता है केजी, और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब, अगर इनवर्स नहीं डालना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से, ये और ये एक ही बात है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को भी? तो अब देखिए, तो अभी इसका ये हो गया एसआई, ये हो गया आपका एसआई सिस्टम में हो गया। अब सीजी सिस्टम में क्या होगा, ग्राम, मास को ग्राम लिखेंगे और वॉल्यूम मिलीलीटर लिखेंगे, तो ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सीएम क्यूब, ये दोनों याद कर लेना है। देख लीजिए डेंसिटी, ये बहुत काम की होगी। डेंसिटी आता है केमिस्ट्री में, ये सारे टर्म्स आपको केमिस्ट्री यूज होने वाले हैं, फिजिक्स में भी रहता है, मालूम है क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब हम देखते हैं टेम्परेचर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि किसी बॉडी का हॉटनेस कोल्डनेस को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे अभी आपने किसी ग्लास को हाथ लगाया, शायद आइस क्यूब रखे तो ठंडा लगेगा, गर्म पानी रखा तो गर्म लगेगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके तीन कॉमन है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो ये टेम्परेचर हो गया ना। और क्या, और देखो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ मेजर टेम्परेचर। पहला इसका है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है यहाँ पर केल्विन। 3 रहेंगे यहाँ पर। ओके, अब जनरली देखो थर्मोमीटर में देखो हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट तक डिग्री फ़ारेनहाइट लेना। ये इसके जरा याद रखना, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये आसान है। अब देखो इसमें ये बहुत काम का है आपका। टेम्परेचर स्केल को हम ऐसे रिलेट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या होता है, देखो होता है 9, तो ये आपको याद कर लेना है कि 9/4, और फिर लिखना है आपको डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए, और अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 5 उल्टा पलटा दो उसको, 5/9 कर दो, फिर यहाँ प्लस है या माइनस कर दो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या हो जाएगा 32, यहाँ प्लस है या माइनस है। अब केल्विन स्केल में करना है तो डिग्री सेल्सियस 273.15 को प्लस कर दो, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके में न्यूमेरिकल, तो मैं आपको इसके ना इसके न्यूमेरिकल आपको मैं एक एक करके दिखाता, इसको बताता कैसे करना। मान लीजिए किसी का दिया, समझ लीजिए एग्जाम्पल दे लीजिए, किसी को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि 27 दे दिया हम लोग यहाँ पर, प्लस यहाँ पे लिखा है 273.15। ऐसे 15 लिखने की जरूरत नहीं होती, 273 क्या तो ये काम हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, या फिर पूरा लिखना है तो 315 केल्विन एग्जैक्ट। ऐसे तो इसको पॉइंट क्या की वैल्यू नहीं लिखा तो चलता है, 273 प्लस के तो काम चल जाता है, न्यूमेरिकल में हो जाता है, आ जाएगा ना, ऐसा कर लेना है। अब मैं इधर पे आपको न्यूमेरिकल देता हूँ इसके। देखो अभी क्या क्वेश्चन क्या दिया, पहले कन्वर्ट 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को इसमें करना है। देखो सॉल्यूशन में बना के रखा है, और ज़्यादा हार्ड नहीं। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या होता है 5/9, ठीक है ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 30, तो अभी डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया आपके क्वेश्चन में 41, तो 41 रख दिया, इसमें माइनस कर दिया, माइनस से जो भी आएगा उसको उसमें सॉल्व कर लेना, मतलब 5 इंटू जो भी आएगा देखना पड़ेगा 9। अब इसको माइनस किया तो कितना आता है आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 और 9 आएगा यहाँ पे, तो करो तो ये 9 मतलब ये 9 कट हो जा रहा है आपका, तो 5 हो जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर, आ जाएगा, सिंपल है। फिर अभी देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब फ़ारेनहाइट में करना, देखो कन्वर्ट 43 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में करना है इसको। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स क्या है 9/5 इंटू क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 32, प्लस करना है, तो कितना दिया 43 है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, 43 इसको प्लस कर दो, तो प्लस करने से कितना हो जाएगा 3 और 5, एक मिनट इसको लिखते हैं 9/5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 4 और 3 7, 75। अब इसको सॉल्व कर लेने का, अब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 1 5 और 2, 5 5 25, 15। अब इसको मल्टीस्टेज से कर दो,
मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई मेरा आंसर आया 135 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। आंसर है कि नहीं? तो ये पूरा अभी आज का जो था यूनिट्स पे था और प्रॉपर्टीज पे था, वो मैंने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आपका लॉस पूरे करूंगा, फिर बातें न्यूमेरिकल लास्ट है, उसमें शायद 2 जा सकते हैं। अभी 3 लेक्चर और हार्डली लगेगा मुझे लगता है, ज़्यादा मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ जिसकी कहता आपको पढ़ने में भी आसान हो जाए, कुछ ज़्यादा भी, और आपको नोट्स के साथ है। अभी कई लोग बोलते हैं कि ओबीएस पे पढ़ाना, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ ओबीएस पे पढ़ाना आना चाहिए। अब मैं तो धीरे धीरे हर चीज़ एक्सप्लेन की मैंने, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आपको नोट्स भी मिल गए इसके, बराबर है कि नहीं? तो अभी मैं यही चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी मेरे चैनल पर नया है तो वो क्या करेगा, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करेंगे। अब मैं देखो 2023 बैच को मैं बहुत बढ़िया कराना चाहता हूँ, सब बच्चे जुड़ जाइए जल्दी, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट्स में डालिए सर रोज वीडियो में रोज डाल दूंगा वीडियोस का, लेकिन आप लोग देखने, मुझे उसका व्यूज दिखना चाहिए कि बच्चे देख रहे हैं, तो फिर मेरे में एनर्जी मिलेगी, मैं भी फिर रोज काम करने लग जाऊंगा। फिर आपका फटाफट करूंगा, पहले 11th कंप्लीट करना है, फिर 12th पे आना है मेरे को, ठीक है ना बच्चा? तो सभी लोग क्या करो, अच्छी तरह से देखिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मैं सबसे यही बोलूँगा कि जरूर शेयर कीजिए, और अपने चैनल को प्लीज़ बढ़ाइए जरा भी आप लोग, फटाफट। ये 2023 बैच के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ये वीडियो 2022 के बैच के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि उनका भी अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, सीटी में काम आता है उनको, सीटी एग्ज़ाम हुआ नहीं, उनके तो बहुत काम होगा, तब तो उनका पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना? मैं अपना ये जो पोर्शन है 11th + 12th दिसंबर तक पूरा कवर हो जाएगा, 11th + 12th दिसंबर तक आराम से हो जाएगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए मेरे साथ बस, ओके बेटा? चलिए अभी हम यहाँ पे अपना ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए लेक्चर को, ओके? चलिए बाय।